आज हम पढ़ेंगे HIV सर्विलेंस। HIV सर्विलेंस जो होता है वो क्यों किया जाता है? HIV इन्फेक्शन का जियोग्राफिकल स्प्रेड पता करने के लिए और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से जो HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है और किस एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है HIV इन्फेक्शन, जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करेंगे और HIV को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब जो है HIV सर्विलेंस जो होता है वो 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है HIV सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल मतलब होता है कि जो मिसिंग आउट केसेस होते हैं, जो मिस हो जाते हैं केसेस ना, उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो सेंटिनल मतलब वो होता है। सेंटिनल साइट जो होती है वो एसटीडी क्लिनिक्स होती हैं, एंटीनेटल क्लिनिक्स होती हैं, एंटीनेटल केयर क्लिनिक्स होती है, उनको सेंटिनल साइट्स कहते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना होता है। वो आइडेंटिफाई करेंगे तो वो जो साइट्स होती हैं एसटीडी क्लिनिक्स और जो एएनसी क्लिनिक्स जो होती हैं उन्हीं को सुरक्षा क्लिनिक्स कहते हैं। वह सिंड्रोमिक किट्स होता है वो प्रोवाइड करवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों प्रोवाइड करवाती है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए और एसटीडी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वो सिंड्रोमिक किट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो है जो सेंटिनल सर्विलेंस है ना, ये HIV इन्फेक्शन का ट्रेंड को मॉनिटर करता है। ठीक है, HIV इन्फेक्शन कितना प्रेवलेंट है करके हमको उससे पता चल सकता है। फिर एनुअली जो सेंटिनल सर्विलेंस होता है ये एनुअली किया जाता है और क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है ये। ठीक है ना, और रिस्क ग्रुप का। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है रिस्क ग्रुप का और जियोग्राफिकल स्प्रेड हमको इससे पता चलता है कि ये जो HIV है ना वो किस एरिया में प्रेवलेंट है करके। ठीक है, सेंटिनल सर्विलेंस जो होता है वो एनुअली किया जाता है। ठीक है, फिर जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं स्टेट प्रेवलेंस रेट के बेसिस पे और फिर वो एपिडेमियोलॉजिकली जो है डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई किया जाता है। नाक कौन करता है क्लासीफाई? नाको, दैट इज़ अ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो थर्ड फेज है उसमें डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट होती है और फर्स्ट फेज़ में सेंट्रल होता है, सेकेंड फेज़ में स्टेट होते हैं और थर्ड फेज़ में डिस्ट्रिक्ट्स होती है इम्प्लीमेंटिंग यूनिट। अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एपिडेमियोलॉजिकली। ठीक है ना, जो हाई प्रेवलेंस होती हैं वो A और B कैटेगरी में आती हैं डिस्ट्रिक्ट्स, और जो नॉन हॉट स्पॉट जहाँ पर भी हॉट स्पॉट्स नॉन होते हैं वो C कैटेगरी में आएंगे और जहाँ पर कोई भी हॉट स्पॉट्स नहीं होते हैं वो D कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जिसमें 1% लेस देन 1% अगर ANC क्लिनिक और PTCT दैट इज़ अ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अगर 1% से भी कम है, ठीक है ना, सॉरी मोर देन 1% है, ठीक है ना, 1% से अगर जहाँ ज़्यादा है तो वो हाई प्रेवलेंस डिसीज जो होता है उसमें आएंगे। ठीक है, और जिसमें अगर 1% से लेस देन तो है, कम है, लेकिन मोर देन 5% इन द हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप्स में अगर मोर देन 5% है तो उस कंडीशन में वो हाई प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे। ठीक है, वो B कैटेगरी में आ जाएगा। C कैटेगरी में कौन सा आएंगे? जो लेस देन 1% है, ANC क्लिनिक्स, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, लेकिन और जो है वहाँ पर 5% लेस देन रहेगा। हाई रिस्क ग्रुप जो है उसमें भी 5% से लेस देन है और इसमें भी 1% से लेस देन है, लेकिन इसमें क्या है कि हॉट स्पॉट जो है ना वो हमको पता है, वहाँ पर नॉन हॉट स्पॉट जो होता है, ठीक है, फिर से नहीं करेंगे। हॉट स्पॉट्स जो होते हैं वो हॉट स्पॉट जो होता है वो माइग्रेंट्स होते हैं, ट्रकर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, लार्ज एग्रीगेशन में मतलब जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो HIV इन्फेक्शन के स्प्रेड करने के लिए हॉट स्पॉट्स होते हैं। ये जो है वो C कैटेगरी में आते हैं। और जो D कैटेगरी होता है उसमें लेस देन 1% ANC PTCT रहेगा, लेस देन 5% जो होता है हाई रिस्क ग्रुप में रहेगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी हॉट स्पॉट्स नहीं है, तो ये D कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ANC मतलब एंटीनेटल क्लिनिक, PTCT मतलब पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया ABCD। ठीक है ना, इसके बाद में है कि बिहेवियरल सर्विलेंस जो है सेकेंड सर्विलेंस होता है जो HIV के लिए किया जाता है। ये जो बिहेवियरल सर्विलेंस होता है ना वो मॉनिटर करता है किस चीज़ को, जो HIV से रिलेटेड जो नॉलेज है लोगों के बीच में, अवेयरनेस है बिहेवियर को लेकर के, HIV रिलेटेड बिहेवियर एड्स
रिलेटेड बिहेवियर जो है लोगों के बीच में कितना अवेयरनेस है डिफरेंट रिस्क ग्रुप्स में, तो उसको जो है वो मॉनिटर करता है, ठीक है ना। बिहेवियरल सर्वेलेंस जो है ये एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम होता है ना, उसमें किया जाता है बिहेवियरल सर्वेलेंस। HIV सीरो सर्वेलेंस, HIV सीरो सर्वेलेंस जो होता है वो सीरो मतलब सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे HIV इन्फेक्शन के लिए, तो उससे हमको HIV एंटीबॉडीज़ जो है वो पता चल जाएगी। HIV एंटीबॉडीज़ पता चलेगी तो उससे हमको HIV प्रेवलेंस पता चल जाएगा। जब हमको HIV प्रेवलेंस पता चलेगा तो हम वहाँ पर करंट इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शन जो है तो उसका पैटर्न हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है HIV सीरो सर्वेलेंस जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स ऑफ द करंट एंड द पास्ट इन्फेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है कि फोर्थ सर्विलेंस किया जाता है, जैसे कि एड्स के केसेस के लिए सर्विलेंस करना। मतलब जो एड्स के केस जो पता चलते हैं, तो क्या हुआ था कि 1986 में फर्स्ट केस HIV का डिटेक्ट हुआ था। तो उस समय थोड़े ही केसेस थे, तो उनको जो है सर्वे किया गया था। तो उससे क्या हुआ, ये जो सर्वेलेंस किया गया तो वो क्या एक चीज़ के लिए हेल्प किया, क्या गाइड किया हमको डिसीजन मेकर्स को टू डेवलप द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, जिससे कि हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज तैयार करें। हेल्थ केयर जो है तो प्लान करेंगे उस हिसाब से, फिर इंटरवेंशन जो भी करेंगे उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। जो एड्स के केसेस के लिए जो सर्विलेंस किया जाता है वो एक टारगेट पॉपुलेशन में किया जाता है। जैसे उस समय तमिलनाडु, चेन्नई में तमिलनाडु था टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो वहाँ पर करें जितने भी आउट पेशेंट थे, इन पेशेंट सभी उनके ऊपर सर्वे किया गया, ठीक है, मेडिकल को इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। और फिर जो स्टेट जो है एड्स केस सर्विलेंस कोऑर्डिनेटर जो है स्टेट लेवल पे, जो एड्स के केस सर्विलेंस करने वाले जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो वो नाको को जो है जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जो है सर्वे करके पूरा जो है डाटा भेजते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि फिफ्थ सर्विलेंस, एसटीडी सर्विलेंस जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए सर्विलेंस किया जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उनको जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेमोग्राफिक वाइज और जियोग्राफिक वाइज, मतलब जनसंख्या के हिसाब से कितना कहाँ पर ज़्यादा है, यानी कितने पॉपुलेशन में जो एसटीडी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और किस एरिया में है, वो चीज़ पता करना जोग्राफिकली मतलब एरिया के हिसाब से, और ये जो डेमोग्राफिकली मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर उसके कहना है कि जब हमको एसटीडी पता चल जाएगा कि किस एरिया में कितना जो है, तो उस हिसाब से फिर हम हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो होता है वो प्लान करेंगे और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन जो होता है वो प्लान करेंगे, ठीक है। फिर डेवलप करेंगे, फिर उनको एवेल्यूएट करेंगे और फिर रिसर्च करेंगे, ठीक है। जो एसटीडी सर्विलेंस है ना वो मॉनिटर करता है रिस्क बिहेवियर के ऊपर। जो रिस्क बिहेवियर्स होते हैं ना, हाई रिस्क बिहेवियर जो होते हैं उनको मॉनिटर करता है, जिससे कि एसटीडी हो सकता है, इसलिए उनको मॉनिटर करता है एसटीडी सर्विलेंस जो है। जो एसटीडी सर्विलेंस होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है कि एसटीडी केस रिपोर्टिंग, ठीक है। एसटीडी केस जो है उनको रिपोर्ट करना, उसमें फर्स्ट है कि सिंड्रोमिक केस रिपोर्टिंग, यानी सिंड्रोम के हिसाब से मतलब साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे एसटीडी केसेस को जो है रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें लैब डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसका लिमिटेशन ये है कि अगर हम सिंड्रोम के बेसिस पे अगर करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे अगर करेंगे एसटीडी को, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज के केसेस होते हैं या लोअर एब्डोमिनल पेन के केसेस होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो एसटीडी के कारण हुए हों, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ द एसटीडीज जो होते हैं वुमेन में जो है वो कोई भी सिम्टम उसके कारण नहीं होते हैं। हाई प्रोपोर्शन ऑफ एसटीडी जो है इन वुमेन कॉज नो सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं एसटीडी में ज़्यादातर केसेस में, ठीक है ना। ये सिंड्रोमिक केस रिपोर्टिंग जो एसटीडी का किया जाता है उसका ये लिमिटेशन है। अब इटियोलॉजिकली केस रिपोर्टिंग मतलब कॉज के बेसिस पे मतलब लैब डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो रिक्वायर्ड होगा। एडवांटेज ये रहता है कि हाई डिग्री स्पेसिफिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये फ़ायदा है
कि हमको कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे करते हैं तो हमको एक एक स्पेसिफिक रहेगा कि हाँ ये अगर जो गोनोरिया है तो वो गोनोकोकाई के कारण हो गया, क्लैमिडियल इन्फेक्शन है तो ये पर्टिकुलरली जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमको पता चल जाता है। मैन एंड वुमेन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस जो होता है, ठीक है, फिर यानी कि उसके बारे में पता चल जाएगा। रिसेंट इन्फेक्शन इन द मैन जो है, मैंस में जो है गोनोरिया क्लाइमेडियल इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रेंड करता है, जो HIV एसटीडी का जो ट्रेंड है उसको पता करता है। लिमिटेशन ये है कि ये मोर यूजफुल इन मॉनिटर द ट्रेंड्स इन द एसटीडी इन द मेंस, क्योंकि मेंस में जो है ना ये गोनोरिया क्लाइमिडिया जो होता है उसका ट्रेंड पता कर लेता है, लेकिन जो वुमेन्स जो होता है उसमें ये नहीं पता चल पाता है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक होते हैं मैन में देन वुमेन मेंस में जो है ना सिम्टम्स जो होता है वो जो सिम्टोमेटिक होते हैं मतलब सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है ना। गोनोरिया क्लाइमिडिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंस में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं, दिखते हैं, लेकिन जो वुमेन्स होते हैं उनमें जो है ये सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं सिम्टम्स, ठीक है ना। क्लाइमिडिया का इन्फेक्शन सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, गोनोरिया के इन्फेक्शन सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, ट्राइकोमोनियासिस के सिम्टम्स वुमेन्स में नहीं मिलते हैं। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उतना डेवलप नहीं रहता है, ठीक है। फिर उसके आने हैं कि रिपोर्टिंग पेरीनेटली एक्वायर्ड एसटीडीज़, जो भी एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ना, अगर वो पेरीनेटल एक्वायर्ड होती है मतलब ड्यूरिंग द बर्थ, अगर जो मदर के वोम में अगर वो एक्वायर्ड होती हैं एसटीडीज़, ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होती है। जो बर्थ से सिफिलिस अगर किसी को हो गया है तो वो एसटीडी एक्वायर्ड होगा, पेरीनेटल एक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम ये भी पेरीनेटल एक्वायर्ड एसटीडीज़ है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो है एसटीडी को जो होता है रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके आना है कि एसटीडी प्रिवलेंस असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। एसटीडी प्रिवलेंस जो है, एसटीडी का प्रिवलेंस जो है वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा है उसका असेसमेंट करना, ठीक है, और फिर मॉनिटर करना। कहाँ पर, सेंटिनल साइट्स में। सेंटिनल साइट्स होती हैं वो एसटीडी क्लिनिक्स होती है, एनसी क्लिनिक्स होती हैं, हाँ, और पॉपुलेशन में जितने भी एएनसी अटेंडेंट्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स होते हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं, वहाँ पर एसटीडी का प्रेवलेंस पता करना है, ठीक है, असेस करना है, मॉनिटर करना है। फिर है स्पेसिफिक एसटीडी सर्विलेंस एक्टिविटीज़। जो एसटीडी के लिए जो है एसटीडी सर्विलेंस के लिए जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि लैब असेसमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन द नाइजीरिया गोनोकोकाई। नाइजीरिया गोनोकोकाई जो होता है उसमें लैब के थ्रू एसेस करना होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक एसटीडी सर्विलेंस जो होता है एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्पेसिफिक एसटीडी सर्विलेंस एक्टिविटीज़ जो होता है वो की जाती हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द एसटीडी सिंड्रोम एटियोलॉजी। एसटीडी सिंड्रोम जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं, ठीक है ना, सिंड्रोम जो होता है उसको जो एटियोलॉजीज होती हैं कि ये क्यों हुआ है, ठीक है ना, तो उसको एसेस करना होता है, उसके लिए असेसमेंट होता है, ठीक है। पहले तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पता करते हैं लैब के थ्रू, और फिर उसके अंदर एटियोलॉजी पता करते हैं कि क्यों हुआ है। फिर बिहेवियरल सर्वेलेंस जो होता है वो मॉनिटर करते हैं हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर। हाई रिस्क जो होते हैं उनमें सेक्शुअल बिहेवियर जो होता है उसको मॉनिटर करते हैं। रिसर्च स्टडीज़ की जाती हैं, रिसर्च किया जाता है, ठीक है ना। इंसिडेंस और प्रेवलेंस पता करने के लिए एसटीडी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, एसटीडी रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए, जैसे कि पीआईडी होता है, टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, सर्वाइकल कैंसर होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ये इसका इंसिडेंस प्रेवलेंस होता है उसका पता करने के लिए रिसर्च की जाती है।
इंटीग्रेशन विद द सर्विलेंस ऑफ अदर डिसीजेस लाइक टीबी एक्सेट्रा, यानी कि जो HIV सर्विलेंस है ना उसको TB सर्विलेंस के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है। HIV एंड TB टेस्टिंग जो होती है वो एक साथ की जाती है क्योंकि जो रिस्क ऑफ TB इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, जो HIV और TB टेस्टिंग जो होती है, ठीक है ना, वो एक साथ की जाती है क्योंकि रिस्क ऑफ TB का इन्फेक्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना। TB का इन्फेक्शन HIV पेशेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत कम हो जाती है ना, इसलिए करके फिर HIV वाले पेशेंट को, जो पीपल लिविंग विद HIV जो होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है उसमें पीपल लिविंग विद HIV जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ TB CB नेट जो होता है वो TB को डायग्नोस करने के लिए जो HIV पॉजिटिव पेशेंट में CB नेट जो होता है वो कंपलसरी होता है TB को डायग्नोसिस करने के लिए। अगर किसी को HIV अगर है किसी को पहले से, तो हमको TB उसमें अगर पता करना है, डायग्नोस करना है, तो उसके लिए जो CB नेट किया जाता है। CB नेट जो होता है वो कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मतलब CB नेट, ठीक है। इन केस ऑफ HIV एंड TB पेशेंट, जो HIV का और TB का पेशेंट है, इन केस ऑफ HIV अगर किसी को है और TB भी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ATT जो ट्रीटमेंट है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो होता है, डॉट्स जो होता है वो स्टार्ट कर देंगे 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद में फिर ART स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है नाको जो है दैट मीन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम दोनों मिलकर के जो है जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर लेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ TB को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे TB का, क्योंकि TB का तो ट्रीटमेंट है लेकिन जो HIV का कोई क्योर नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो है बस हम उसकी कंडीशन, उसकी जो लॉन्गिटिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं पेशेंट की, HIV पेशेंट की। बस उसको ये है कि उसकी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमानेंट क्योर नहीं है HIV पेशेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम NACP फेज़ 4 जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट।